नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। 7वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, 2 डिप्टी सीएम समेत 12 ने ली मंत्री पद की शपथ। जी हां दोस्तों, एनडीए के विधानमंडल दल के नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को सीएम पद की शपथ दिलाई। इस दौरान बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, अमित शाह समेत तमाम नेता मौजूद रहे। दोस्तों सोमवार को एक सादे समारोह में नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। सीएम नीतीश को राज्यपाल फागू चौहान ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश के साथ ही बीजेपी के 2 नेताओं ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इनमें तारकिशोर प्रसाद सिंह और रेणु देवी ने उप मुख्यमंत्री के पद के तौर पर शपथ ली। इसके अलावा विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, अशोक चौधरी, मेवालाल चौधरी, शीला कुमारी, जीनत राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी आदि ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती का भड़काऊ बयान, कहा मुस्लिमों से छेड़छाड़ का अंजाम होगा खतरनाक। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि कश्मीरियों को उनकी जगहों से निकाला जा रहा है और बाहर के लोगों को यहां बसाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। दरअसल दोस्तों महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार मुजफ्फर बकरवाल समुदाय को खदेड़ रही है और भारत के अन्य लोगों को यहां बसाना चाहती है। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि सरकार यहां के लोगों को भगाना चाहती है। विवादित बयान देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इन अमन पसंद लोगों को जबरदस्ती धकेला जा रहा है। इनके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, इसके बहुत खतरनाक अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक नाजायज कार्यवाही शुरू की गई है। इसी कार्यवाही के तहत गुज्जर बकरवाल को खदेड़ा जा रहा है। उन्होंने सरकार के नए लैंड बिल पर सवाल उठाए हैं और साथ ही सरकार पर मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप भी लगाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की खैर नहीं, सोशल मीडिया पर अपराध के साथ पोस्ट की जाएगी तस्वीरें भी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि अब भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की तस्वीरें उनके गुनाह के साथ थानों के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएंगी। इसके अलावा ये प्रदर्शन सिर्फ पुलिस थानों तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि अधिकारी इसे सोशल मीडिया पर भी साझा करेंगे। यह निर्णय सरकार की पुलिस छवि और सार्वजनिक संपर्क की पहल के हिस्से के रूप में लिया गया है। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। निर्देश में कहा गया है कि भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही को सोशल मीडिया पर उचित प्रचार मिलेगा। जिन घटनाओं में वे शामिल थे उन विवरणों के साथ पुलिस थानों में भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की तस्वीरें प्रदर्शित की जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी, पहली स्वदेशी इस महामारी की वैक्सीन का 3rd फेज ट्रायल शुरू होगी, सबसे सस्ती भी। जी हां दोस्तों, भारत बायोटेक के इस महामारी के टीके कोवैक्सीन का 3रा चरण का परीक्षण शुरू हो गया है। कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंधक निर्देशक कृष्णा एला ने सोमवार को यह जानकारी दी। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए एला ने कहा कि कंपनी इस महामारी के लिए एक और वैक्सीन पर काम कर रही है। यह नाक के जरिए दी जाने वाली ड्रॉप के रूप में होगी। यह वैक्सीन अगले साल तक तैयार हो जाएगी। एला ने कहा कि हमने इस महामारी के टीके के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के साथ भागीदारी की है। इस टीके का 3रा चरण का परीक्षण शुरू हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन को भारत के कारोबारियों ने दिया 40,000 करोड़ रुपए का झटका, बेचा 72,000 करोड़ रुपए का माल। जी हां दोस्तों, देश भर के कारोबारियों ने इस दिवाली चीन को जबरदस्त झटका दिया है। देश में चीन के खिलाफ सेंटीमेंट ने भारतीय कारोबारियों को काफी सपोर्ट किया और इस वजह से दिवाली पर घरेलू कारोबारियों ने 72,000 करोड़ रुपए का माल बेचा। दोस्तों केट ने यह ताजा जानकारी दी है। पीटीआई की खबर के मुताबिक भारतीय विक्रेताओं की तरफ से किए गए बहिष्कार के बीच इस दिवाली सीजन में चीनी एक्सपोर्ट्स को 40,000 करोड़ रुपए का जोरदार नुकसान हुआ है। खबर के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर भारत और चीन के बीच टेंशन के बाद केट ने चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। कॉन्फेडरेशन ने कहा है कि 20 अलग अलग शहरों से जमा की गई रिपोर्ट के मुताबिक त्योहारी बिक्री करीब 72,000 करोड़ रुपए की रही।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस महामारी के कारण स्थगित किया गया संसद का शीतकालीन सत्र। जी हां दोस्तों, इस महामारी के मद्देनजर इस बार संसद का शीतकालीन सत्र स्थगित कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शीतकालीन सत्र को आगामी मानसून सत्र के साथ ही मर्ज कर दिया जाएगा। दोस्तों कहा जा रहा है कि यह कदम दिल्ली में इस महामारी के दोबारा बहुत तेजी के साथ होते फैलाव के मद्देनजर किया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीते सितंबर महीने में संसद का मानसून सत्र अपने निर्धारित समय से करीब 8 दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया था। छोटी अवधि होने के कारण संसद के दोनों सदनों में सत्र के दौरान 25 विधेयकों को पारित किया गया। राज्यसभा में हंगामे के कारण 8 विपक्षी सदस्यों को रविवार को सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों ने लगातार 10 दिनों तक काम किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, भारत से विवाद के बीच चीन भी करेगा शिरकत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के 12वें संस्करण में हिस्सा लेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी है। दोस्तों मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के न्योते पर 17 नवंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक की थीम वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवोन्मेष प्रगति है। ब्रिक्स देशों के संगठन में तेज गति से उभर रही अर्थव्यवस्थाओं वाले 5 देश हैं। दोस्तों इन देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से मिली जानकारी के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ और इस महामारी के बीच में आयोजित हो रहे 12वें शिखर सम्मेलन में इंट्रा ब्रिक्स सहयोग और वैश्विक संदर्भ के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हार मानने के बाद फिर पलटी मार गए डोनाल्ड ट्रंप, अब कहा मैंने जीता यूएस इलेक्शन। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन की जीत के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक ट्वीट करके बवाल खड़ा कर दिया है। दोस्तों रविवार को ट्रंप ने बेमन से अपनी हार को स्वीकार कर लिया था। अब उन्होंने नए ट्वीट में राष्ट्रपति चुनाव में खुद की जीत का दावा किया है। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि आई वोन द इलेक्शन। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हार मानते हुए इलेक्शन सिस्टम पर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने बाइडेन की जीत तो मानी, लेकिन चुनाव में धांधली के आरोपों से वो पीछे नहीं हटे। दोस्तों ट्रंप ने कहा कि डोमिनियन वोटिंग सिस्टम के नतीजों को केवल उन्होंने नहीं बल्कि अन्य कई बड़ी कंपनियों ने मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे संविधान की सुरक्षा के लिए है उनसे खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। ट्रंप ने कहा कि दुनिया देख रही है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के मामले लगभग 88,70,000 के करीब पहुंच गए हैं, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 1,30,000 के करीब है। हालांकि दोस्तों भारत में एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं। भारत एक्टिव केसों के मामले में 5वें नंबर पर है, जबकि कुल केसों के मामले में दूसरे नंबर पर है। भारत में कुल एक्टिव केस 4,60,000 के करीब हैं। वहीं भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर आता है। महाराष्ट्र में 17,50,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, असम, हरियाणा, गुजरात आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरे दुनिया के हालात। तो पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 5,44,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मौतों का आंकड़ा 13,17,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 1,11,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। दूसरा नंबर दोस्तों भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 58 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में रशिया, फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इटली, मैक्सिको, पेरू, जर्मनी, ईरान, साउथ अफ्रीका, पोलैंड, यूक्रेन, चिली आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाबा रामदेव का बड़ा ऐलान, पतंजलि आयुर्वेद की
खाद्य तेल कंपनी रुचि सोया लाएगी पब्लिक ऑफर। जी हां दोस्तों, पतंजलि आयुर्वेद की खाद्य तेल कंपनी रुचि सोया अगले साल फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर पेश करेगी। बाबा रामदेव ने बताया है कि कंपनी में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी कम करने के लिए पब्लिक ऑफर लाने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पतंजलि आयुर्वेद ने पिछले साल रुचि सोया का अधिग्रहण किया था। बाबा रामदेव को उम्मीद है कि कंपनी चालू वित्त वर्ष के दौरान तेजी से बढ़ोतरी दर्ज करेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पतंजलि ने पिछले साल इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के जरिए 4,350 करोड़ रुपए में रुचि सोया का अधिग्रहण किया था। रुचि सोया शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कंपनी है। इस समय कंपनी में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी करीब 99% है। उन्हें नियमों के मुताबिक कंपनी में सार्वजनिक हिस्सेदारी 25% करने के लिए अपनी हिस्सेदारी घटानी होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में इस तारीख से हो सकती है बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस साल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। हालांकि सरकार अगले साल जुलाई में बढ़ोतरी करने पर विचार कर सकती है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक केंद्र सरकार जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में 4% की बढ़ोतरी पर विचार कर रही है, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। दोस्तों, मनी कंट्रोल में छपी एक खबर के मुताबिक सरकार के इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स पर असर पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने 4 जिलों में दी हिमस्खलन की चेतावनी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के तापमान में भारी गिरावट आने के बाद मौसम ने करवट ले ली है और पिछले कुछ दिनों से यहां बर्फबारी की शुरुआत हो गई है। इसी के चलते मौसम विज्ञान विभाग ने कश्मीर के 4 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। दरअसल दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश में पिछले 2 दिनों से भारी बर्फबारी का दौर जारी है। अधिकारियों ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा, बांदीपोरा और बारामूला जिलों और मध्य कश्मीर में गोंदरबल जिले में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। बर्फबारी के कारण ही घाटी को देश से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालांकि मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सोने चांदी के दामों में आई गिरावट। जानिए अभी निवेश करने पर कितना मिल सकता है आपको रिटर्न। जी हां दोस्तों, सोने के दाम में आज गिरावट देखी गई है। सुबह लगभग 9 बजे सोना मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर लगभग 64 रुपए की गिरावट के साथ 50,922 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं दोस्तों, चांदी 193 रुपए की गिरावट के साथ 63,608 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। दोस्तों, धनतेरस में इस बार देश भर में लोगों ने सोना जमकर खरीदा। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पिछले साल के धनतेरस के मुकाबले इस साल 30% ज्यादा बिक्री हुई है। INS की खबर के मुताबिक IBJE के ताजा आंकड़ों में कहा गया है कि लोगों ने करीब 20,000 करोड़ रुपए का सोना इस साल धनतेरस पर खरीदा था। देश भर में इस साल धनतेरस पर सोने की बिक्री करीब 40 टन हुई है, जिसका मूल्य करीब 20,000 करोड़ रुपए आंका जा रहा है। दोस्तों, LKP सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी के मुताबिक सोना अभी भी पहले की तरह 49,500 के भाव पर मजबूती से डटा हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सैमसंग ने लॉन्च किया स्मार्ट मॉनिटर, एक साथ कर सकेंगे कई काम। जी हां दोस्तों, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने आज अपने नए स्मार्ट मॉनिटर को दुनिया भर के बाजारों के लिए उपलब्ध करा दिया है। इस स्मार्ट मॉनिटर में एक ही स्क्रीन पर कई सारे काम कर सकेंगे। दोस्तों, ये स्मार्ट मॉनिटर वर्क फ्रॉम होम, होम लर्निंग और एंटरटेनमेंट की सुविधा एक ही जगह पर देगा। दोस्तों, सैमसंग का स्मार्ट मॉनिटर मोबाइल फोन कनेक्टिविटी और PC कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहतरीन गैजेट बताया जा रहा है। ये सैमसंग के बिल्ट इन स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म की तरह ही है। दोस्तों, सैमसंग का स्मार्ट मॉनिटर कनेक्टिविटी के लिए PC और स्मार्टफोन को बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करता है। स्मार्ट मॉनिटर से मोबाइल ऐप कास्टिंग या फिर एप्पल एयरप्ले जोड़ने के लिए सिर्फ एक क्लिक ही करना होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रिलायंस रिटेल ने 182 करोड़ रुपए में खरीदी अर्बन लैडर की 96% हिस्सेदारी। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज की खुदरा इकाई रिलायंस रिटेल ने ऑनलाइन फर्नीचर कंपनी अर्बन लैंडर की 96%
हिस्सेदारी का 182.12 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शनिवार देर रात शेयर बाजारों को भेजी सूचना में यह जानकारी दी। सूचना में कहा गया है कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने अर्बन लैंडर होम डेकोर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयर का 182.12 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है। इसके निवेश के जरिए उसने अर्बन लैंडर की 96% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। वैज्ञानिकों का दावा, अगली सर्दियों तक राहत नहीं, टीके को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, फाइजर इस महामारी वैक्सीन को बनाने वाले प्रमुख वैज्ञानिक उर्स सहानी ने चेतावनी दी है कि अगली सर्दियों से पहले लोगों को इस महामारी से राहत नहीं मिलने वाली है। कंपनी की तरफ से यह भी कहा गया है कि सब कुछ सही रहा तो इसी साल के आखिरी तक दिसंबर में वैक्सीन की डिलीवरी शुरू हो सकती है। फाइजर और बायोनटेक द्वारा विकसित की जा रही इस महामारी की वैक्सीन के सारे ट्रायल अगर सही रहे तो इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत में टीका लोगों को लगाया जा सकता है। दोस्तों, बायोटेक के सीईओ ने कहा है कि अगर सब कुछ सही से आगे बढ़ता रहा तो इसी साल के आखिरी यानी कि दिसंबर माह में वैक्सीन की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कंपनी का लक्ष्य अगले साल अप्रैल तक 30 करोड़ खुराक की डिलीवरी करने का है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत ने कपिल सिब्बल पर साधा निशाना, कहा आंतरिक मसलों को मीडिया में लाने की जरूरत नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के बाद पार्टी का असंतोष एक बार फिर सार्वजनिक हो गया है। पार्टी के दो दिग्गज नेता अशोक गहलोत और कपिल सिब्बल इस मसले पर आमने सामने आ गए हैं। दरअसल दोस्तों, अशोक गहलोत ने कपिल सिब्बल पर निशाना साधते हुए कहा है कि आंतरिक मसलों को मीडिया में लाने की जरूरत नहीं थी। गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा कि कपिल सिब्बल को मीडिया के समक्ष हमारे आंतरिक मुद्दों का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। इससे देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। एक अन्य ट्वीट में गहलोत ने लिखा कि कांग्रेस ने 1967, 1977, 1989 और बाद में वर्ष 1996 में विभिन्न संकटों का सामना किया है, लेकिन हर बार हम अपनी विचारधारा, कार्यक्रम, नीतियों और पार्टी नेतृत्व में विश्वास के चलते मजबूत बनकर उभरे हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है फेसबुक के संस्थापक कौन है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं फेसबुक के संस्थापक का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।